आज के वीडियो में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट एक आप हल कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल का जो वीरगाथा काल नाम दिया था, ये दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल की 12 महत्वपूर्ण रचनाएं थीं। इन 12 महत्वपूर्ण रचनाओं में जैसे कि पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, इन रचनाओं के आधार पर ही, क्योंकि इनमें जो वीर गाथाओं का वर्णन किया गया है, वीरतापूर्ण रचनाएं की गई हैं, वीर रस से भरी हुई रचनाएं हैं, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो खड़ी बोली हिंदी के जो प्रथम कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां तथा गजलें बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं पहेलियों, मुकरियों और गजलों में की हैं। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल की प्रसिद्ध रचना सूर सागर किस भाषा में रचित है? तो भक्ति काल की जो प्रसिद्ध रचना थी सूर सागर, जो कि सूरदास जी द्वारा लिखी गई थी, ये रचना ब्रज भाषा में लिखी गई थी। बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग में अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पुष्टि मार्ग में अष्टछाप की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1565 ईस्वी में। वी इसका राइट आंसर है। और ये गोस्वामी विट्ठल नाथ ने 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न है कि सूफी प्रेमाख्यान काव्य मधुमालती किसकी रचना है? तो सूफी जो प्रेमाख्यान काव्य मधुमालती था वो लिखा था मंझन कवि ने। सी इसका राइट आंसर है। और ये 1545 ईस्वी में लिखा गया था। 1545 ईस्वी में ये मधुमालती लिखा गया था और इसके कवि थे मंझन। मनोहर और मधुमालती की ये अलौकिक प्रेम कथा है, यानी कि मनोहर जो इसके पात्र हैं, जो मनोहर हैं नायक और मधुमालती हैं नायिका, इनकी प्रेम कथा पर आधारित था ये मधुमालती रचना। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कुल कितने कांड यानी कि अध्याय हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। सी इसका राइट आंसर है। और वो 7 कांड हैं कौन कौन से? पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, ये रामचरितमानस के कांड हैं जो कि 7 कांडों में विभक्त है। और तीसरा है अरण्यकांड, अरण्यकांड। चौथा है किष्किंधा कांड, 7 कांड हैं पूरे किष्किंधा कांड। और 5वां इसमें जो है रामचरितमानस में वो है सुंदर कांड। और 6वां है लंका कांड। और 7वां जो आखिरी अध्याय है वो है उत्तरकांड। ये 7 कांडों में रामचरितमानस विभाजित है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? तो हिंदी साहित्य में रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु 3 भाई थे। एक थे गणेश बिहारी मिश्र, दूसरे थे श्याम बिहारी मिश्र और तीसरे थे सुखदेव बिहारी मिश्र। सुखदेव बिहारी मिश्र ये रीतकालीन कवि थे। अगला प्रश्न है कि गागर में सागर भरने वाली बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे हैं? तो गागर में सागर भरने वाली जो रचना है बिहारी लाल जी की, उसमें 719 दोहे हैं, लेकिन कुछ विद्वान इसमें 713 दोहे ही मानते हैं, लेकिन प्रमाणिक दोहे 719 बताए गए हैं, बिहारी सतसई में संकलित हैं। अगला प्रश्न है कि कवि घनानंद रीतिकाल की किस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं? तो कवि घनानंद रीति मुक्त शाखा के। सी इसका राइट आंसर है। रीतिबद्ध शाखा, रीतिमुद्ध शाखा और रीति सिद्ध शाखा, ये 3 शाखाएं थीं रीतिकाल की, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो जो घनानंद कवि थे वो रीति मुक्त शाखा के कवि थे। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल के भारतेंद्र युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो ये किया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे। बी इसका राइट आंसर है। और इसका जो आधुनिक काल का समय माना गया है वो माना गया है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक।
ये भारतेंदु युग का समय रहा है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और 1903 में इसके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका संपादन किया था। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो खड़ी बोली का प्रथम जो महाकाव्य माना जाता है वो माना जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास। अब प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में आया था। 1914 ईस्वी में ये आया था और इसमें कुल 17 सर्ग हैं। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड हैं या 7 अध्याय हैं, उसी प्रकार से इसमें 17 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान कौन हैं? तो छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मुकुटधर पांडे ने। और ये कब किया था? 1920 ईस्वी में किया था। ये किया था छायावाद का 1920 ईस्वी में प्रकाशित जो श्री शारदा पत्रिका थी उसमें इस शब्द का प्रयोग किया था, श्री शारदा पत्रिका में। अगला प्रश्न है कि शक्ति की मौलिक कल्पना वाली राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता कौन हैं? तो राम की शक्ति पूजा के जो रचयिता हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद के ये स्तंभ हैं, छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं। जो 4 स्तंभ हैं छायावाद के, उनमें से ये एक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और 1936 में ये इन्होंने राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी में एक बहुत लंबी कविता इन्होंने रची थी, जिसमें राम रावण युद्ध के दौरान राम की शक्ति उपासना का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि पूंजीपतियों पर व्यंग करती कुकुरमुत्ता किसकी प्रसिद्ध काव्य कृति है? तो कुकुरमुत्ता जो रचना है वो भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अब कुकुरमुत्ता एक ऐसी रचना है जो प्रगतिवादी कविताओं में आती है और गुलाब को इसमें पूंजीपति बताया गया है और कुकुरमुत्ता को गरीब वर्ग का बताया गया है। जो इसमें 2 किरदार हैं, एक है गुलाब और एक है कुकुरमुत्ता, इसके बारे में दिया गया है। तो गुलाब को इन्होंने प्रतीक माना है रईस लोगों का, पूंजीपति लोगों का, और कुकुरमुत्ता जो बनाया है वो सर्वहारा यानी कि गरीब वर्ग को बताया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ PWA की स्थापना भारत की में किस वर्ष हुई थी? तो प्रगतिशील जो लेखक संघ है उसकी 1936 ईस्वी में स्थापना हुई थी। अब इसकी स्थापना हुई कहाँ थी? तो इसकी स्थापना हुई थी लखनऊ में। इसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी और ये स्थापना के अध्यक्ष कौन थे? जब स्थापना की गई तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि अगेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1951 ईस्वी। वी इसका राइट आंसर है। अब तीसरा सप्तक फिर कब आया? तीसरा सप्तक आया था 1959 में, तीसरा सप्तक। और पहला सप्तक कब आया था? पहला सप्तक आया था 1943 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है कि अनमेल विवाह और दहेज प्रथा पर आधारित निर्मला उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद जी। सी इसका राइट आंसर है। और ये उपन्यास 1927 ईस्वी में दहेज प्रथा के उस पर जो अनमेल विवाह हो जाते हैं दहेज के नाम पर, उनकी समस्याओं को उजागर करता है और इसके रचयिता मुंशी प्रेमचंद जी रहे हैं। अगला प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु कृत मेला आंचल हिंदी में किस प्रकार का उपन्यास माना जाता है? तो फणीश्वर नाथ रेणु ने जो उपन्यास लिखा है मेला आंचल, वो एक आंचलिक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में आता है। और ये आंचलिक उपन्यास जो था वो 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पहला आंचलिक उपन्यास है ये। और बिहार के पूर्णिया जिले के इसमें मेरीगंज का वर्णन है। बिहार में जो पूर्णिया जिला है उसके मेरीगंज का इस उपन्यास में वर्णन है। अगला प्रश्न है कि बाणभट्ट की आत्मकथा नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी इसका राइट आंसर है। और ये जो बाणभट्ट की आत्मकथा थी ये 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है
कि गोपाल चंद गिरधर दास द्वारा रचित हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? तो हिंदी का जो प्रथम नाटक गोपाल चंद गिरधर दास द्वारा रचित माना जाता है वो माना जाता है नहुस को। सी इसका राइट आंसर है। इनका उपनाम गिरधर दास था, वैसे इनका नाम गोपाल चंद्र था। नहुस 1859 ईस्वी में आया था। 1859 ईस्वी में ये हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि स्त्री अधिकारों की बात करने वाले ऐतिहासिक नाटक ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन हैं? तो ध्रुव स्वामिनी के रचयिता हैं वे हैं जयशंकर प्रसाद। बी इसका राइट आंसर है। और ये नाटक 1933 ईस्वी में रचा गया था। 1933 ईस्वी में ये रचा गया था और नारी सशक्तिकरण और पुनर्विवाह को लेकर ये इसमें वर्णन किया गया है, उनकी समस्याओं को उठाया गया है। अगला प्रश्न दिया जा रहा है 23वां, और 23वें प्रश्न में कहा गया है कि अश्वघोष के सौंदरानंद पर आधारित नाटक लहरों के राजहंस के रचनाकार कौन हैं? तो लहरों के राजहंस के रचनाकार हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश ने ये नाटक 1963 ईस्वी में लिखा था। 1963 ईस्वी में महात्मा बुद्ध के सौतेले भाई नंद और उनकी पत्नी सुंदरी के मनोवैज्ञानिक द्वंद्व यानी कि आपसी द्वंद्व पर ये आधारित है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा कृत हिंदी का प्रथम एकांकी किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम एकांकी जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित है वो है बादल की मृत्यु। 20 का राइट आंसर है। और बादल की मृत्यु इन्होंने 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है कि चिंतामणि भाग 1, 2 और 3 और 4, भाग 1 से लेकर के 4 किसका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है और ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इनके मनोविकार और समीक्षात्मक निबंधों का सर्वश्रेष्ठ संग्रह है चिंतामणि। अगला प्रश्न है कि रस मीमांसा नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो रस मीमांसा के भी रचनाकार जो हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है, पंडित पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? तो रेखा चित्र जो संग्रह है वो है पद्म पराग। डी इसका राइट आंसर है। और पद्म पराग 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1929 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था और ये हिंदी साहित्य का प्रथम रेखा चित्र या संस्मरण संग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न है कि स्मृति की रेखाएं किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो स्मृति की रेखाएं है महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना है और ये रचना 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1943 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी और इसमें समाज के जो छोटा वर्ग है, निम्न वर्ग है, उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो इनकी जो क्या भूलूं क्या याद करूं बच्चन जी की जो रचना थी वो एक आत्मकथा थी। बच्चन जी ने अपने स्वयं के बारे में इसको लिखा था और ये आत्मकथा का प्रथम भाग 1969 में आया था। 1969 में ये पहला भाग आया था। इनकी आत्मकथा कुल 4 भागों में विभाजित है। 4 भाग हैं इसके क्या भूलूं क्या याद करूं का। अगला है कि नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है? तो नीड़ का निर्माण फिर के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। डी इसका राइट आंसर है। और इस जो बच्चन जी की आत्मकथा का दूसरा भाग है 1970 में आया था। 1970 में आया था। इसके बाद बसेरे से दूर, देखिए पहला इनका जो भाग था आत्मकथा का वो था क्या भूलूं क्या याद करूं और दूसरा इनका भाग था नीड़ का निर्माण फिर जो कि 1970 में आया था और फिर अगला जो भाग था बसेरे से दूर, ये इसके बाद का तीसरा भाग है इनकी आत्मकथा का और चौथा भाग जो इनकी आत्मकथा का है वो है दंश द्वार से सोपान तक। ये बच्चन साहब के 4 प्रमुख आत्मकथा के भाग हैं। अगला प्रश्न है कि यात्रा वृतांत अरे यायावर याद रहेगा किसकी रचना है?
तो ये अरे यायावर रहेगा याद, ये सच्चिदानंद हीरानंद बातस्यायन आगे की रचना है और ये रचना 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें भारत के विभिन्न स्थानों का रोचकतापूर्ण वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा किसने लिखा है? तो सरयू पार की यात्रा जो लिखा है वो लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ये इसका राइट आंसर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ये लिखा हुआ सरयू पार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा को हिंदी का प्रारंभिक यात्रा वृत्तांत भी माना जाता है। इन्होंने दो रचना यात्रा वृत्तांत लिखे, एक सरयू पार की यात्रा और एक लखनऊ की यात्रा। अगला प्रश्न है कि 1930 में प्रकाशित हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो 1930 में जो प्रकाशित हंस पत्रिका हुई थी उसके संस्थापक थे मुंशी प्रेमचंद जी। सी इसका राइट आंसर है। और ये जो पत्रिका थी ये वाराणसी से हंस नामक साहित्य पत्रिका के नाम से ये प्रकाशित होती थी, वाराणसी से ये प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है कि कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और ये इसका जो कविवचन सुधा जो नामक पत्रिका है इसका आरंभ जो संपादन आरंभ हुआ था वो 1868 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति पर किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो कितनी नावों में कितनी बार, ये अगे जी की रचना है, यानी कि इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बातस्यायन अगे। और इन्हें इस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था अगे जी को। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी 1954 ईस्वी में। 12 मार्च 1954 ईस्वी को इस अकादमी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध रेखा चित्र माटी की मूर्तें किसकी रचना है? तो जो रेखा चित्र था माटी की मूर्तें रेखा चित्र विधा के अंतर्गत लिखा गया था वो थी राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी की ये रचना थी और ये रचना 1946 में प्रकाशित हुई थी। 1946 में ये रचना प्रकाशित हुई थी और ये रेखा चित्र का एक संग्रह है माटी की मूर्तें जिसमें 12 शब्द चित्र संकलित हैं। अगला प्रश्न है कि कर्ण के जीवन पर आधारित रश्मि रथी खंड काव्य के रचनाकार कौन है? तो रश्मि रथी के जो रचनाकार हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये इसका राइट आंसर है। और ये 1952 ईस्वी में रश्मि रथी लिखी गई थी। 1952 ईस्वी रश्मि रथी का प्रकाशन हुआ था, लिखी गई थी ये। और ये एक खंड काव्य है जिसमें महाभारत के पात्र कर्ण का चरित्र इसमें दिखाया गया है। कर्ण के चरित्र के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी नामक वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसने लिखा है? तो हल्दी घाटी जो रचना लिखी है वो श्याम नारायण पांडे ने लिखी है। बी इसका राइट आंसर है। और इसमें महाराणा प्रताप और अकबर इन दोनों के बीच हल्दी घाटी युद्ध का वीर रसपूर्ण वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि छायावाद का मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो घोषणा पत्र को कहते हैं, वो कही जाने वाली पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव जो रचना थी उसके रचयिता कौन है? तो वे हैं सुमित्रानंदन पंत। सी इसका राइट आंसर है। और पल्लव 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी की ये रचना है और जिसकी भूमिका को डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद का घोषणा पत्र कहा था। यानी कि जो छायावाद का घोषणा पत्र कहा था वो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित मुर्दों का टीला उपन्यास के लेखक कौन है?
सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित है। मुर्दों का टीला, तो मुर्दों का टीला जो उपन्यास था वो किसने लिखा था? तो वो लिखा था रांगे राघव जी ने। डी इसका राइट आंसर है। और ये उपन्यास मोहनजोदड़ो की सभ्यता की पतन और आर्यों के आक्रमण पर आधारित ऐतिहासिक कृति थी, जो कि 1948 ईस्वी में आई थी। अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित तमस उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो तमस उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो हैं भीष्म साहिनी। 1973 में ये प्रकाशित हुआ था। तमस जो था उपन्यास वो कब प्रकाशित हुआ था? वो 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और भारत पाकिस्तान विभाजन पर ये आधारित था। उस समय जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उनका बड़ा ही यथार्थ चित्रण किया है भीष्म साहिनी जी ने। तो इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, भीष्म साहिनी को, तमस उपन्यास पर। अगला प्रश्न है कि माणिक मुल्ला की कहानियों का संग्रह सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो सूरज का सातवां घोड़ा के उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं धर्मवीर भारती। ये इसका राइट आंसर है। और यह उपन्यास 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1952 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। और ये माणिक मुल्ला के किस्से के लिए ये हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध स्थान रखता है। अगला प्रश्न है कि नचिकेता प्रसंग पर आधारित आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो आत्मजयी जो प्रबंध काव्य था उसके रचयिता हैं कुंवर नारायण। सी इसका राइट आंसर है। और कुंवर नारायण जो रचना की गई थी वो 1965 ईस्वी में की गई थी। 1965 इसका लेखन का समय है। और ये एक प्रबंध काव्य है जो कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। कठोपनिषद में जो नचिकेता प्रसंग है उसके अंतर्गत ये लिखा गया है और ये आधुनिक जीवन की विसंगतियों को दर्शाता है ये उपन्यास। अगला प्रश्न है साये में धूप नामक प्रसिद्ध गजल संग्रह के रचनाकार कौन हैं? तो साये में धूप इसके जो रचनाकार हैं वो हैं दुष्यंत कुमार। बी इसका राइट आंसर है। और दुष्यंत कुमार का ये जो गजल संग्रह है साये में धूप ये 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और ये सबसे लोकप्रिय गजल संग्रह है। जो गजल संग्रह है साये में धूप ये सबसे हिंदी में सबसे लोकप्रिय है, जिसमें दुष्यंत कुमार ने राजनीतिक विसंगतियों पर गहरी चोट की है। अगला प्रश्न है कि ठलुआ क्लब नामक प्रसिद्ध निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो ठलुआ क्लब के जो निबंध संग्रह के जो लेखक हैं वो हैं बाबू गुलाब राय जी। और बाबू गुलाब राय जी ने जो ठलुआ क्लब जो लिखा है वो 1928 में प्रकाशित हुआ था। 1928 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। और एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग निबंध संग्रह है, हास्य व्यंग निबंध है ये। अगला प्रश्न है कि कछुआ धर्म और मारेसी मोह कुठाऊं निबंध के लेखक कौन हैं? तो ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बी इसका राइट आंसर है। और गुलेरी जी के ये प्रसिद्ध और पंडित्यपूर्ण इनकी जो पंडिताईपूर्ण निबंध है उनके ये गहन अध्ययन और भाषाई पकड़ को दर्शाते हैं। ये दोनों निबंध कछुआ धर्म और मारेसी मोहि कुठाओ ये दोनों चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंध हैं। अगला प्रश्न है कि फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति पद्धति पर आधारित उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था ये भी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है और ये 1915 में प्रकाशित हुई थी। 1915 ईस्वी में उसने कहा था ये कहानी प्रकाशित हुई थी। और इस कहानी का जो पात्र है वो है लहना सिंह। लहना सिंह इस कहानी का पात्र है जो निश्चल प्रेम और बलिदान की अमर गाथा है। यह हिंदी की पहली फ्लैशबैक शैली कहानी मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानी पूस की रात का प्रमुख पात्र कौन है? तो पूस की रात, अब पूस की रात कहानी का जो है वो है हल्कू। डी इसका राइट आंसर है। जो एक हल्कू पूस की रात कहानी मुंशी प्रेमचंद की किसानों की दुर्दशा को दर्शाती है और उसकी पत्नी थी मुन्नी। हल्कू की पत्नी मुन्नी थी, कर्ज में डूबे हुए रहते हैं। कुत्ता था जबरा, कुत्ता का नाम जबरा है। तो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं तीनों, मुन्नी, जबरा और हल्कू।
यह भारतीय किसान की लाचारी को दर्शाती है, ये कहानी मजबूरियों को दर्शाती है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे का प्रमुख स्त्री पात्र कौन है। तो इसका जो प्रमुख स्त्री पात्र है आधे अधूरे का, वो है सावित्री। सावित्री इस कहानी की जो नाटक है आधे अधूरे, इसकी मुख्य पात्र है। और सावित्री इस नाटक की केंद्रीय पात्र भी कह सकते हैं, क्योंकि सावित्री के ही इर्द गिर्द पूरी ये नाटक की रूपरेखा बनी है, जो अपने अधूरेपन को भरने के लिए, यानी कि वो अकेली है और अधूरेपन को भरने के लिए अन्य पुरुषों की ओर आकृष्ट होती है, आकर्षित होती है, और अंत में वो निराश होती है, उसको पछतावा होता है। तो ये नाटक है आधे अधूरे, जो कि मोहन राकेश की बहुत ही अच्छी नाटकों में एक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।